हाय गाइज, मैं चंद्र गुप्ता। कल हम लोग केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक के बारे में कुछ इंट्रो पार्ट हम लोग डिस्कशन किए थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर लिया। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पार्ट 2। तो कल हम लोग डिस्कशन कर चुके थे थर्मो के बारे में। क्या है, सिस्टम्स क्या होते हैं, सराउंडिंग क्या होती हैं, बाउंड्री क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, और हम लोगों ने मोड ऑफ एनर्जी को देखा था। मोड ऑफ एनर्जी, इतने टॉपिक हम लोगों ने कल डिस्कशन कर चुका था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम टाइप्स ऑफ सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे। एक पहला ओपन सिस्टम, सेकेंड क्लोज सिस्टम एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। पहला ओपन सिस्टम, सेकेंड क्लोज सिस्टम, थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइए एक एक करके, हम लोगों ने थोड़ा बहुत कल इस पर चर्चा किया था, इसको हम लोग डिटेल जानेंगे। ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कहने का सीधा मतलब है ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास दोनों चेंज होते हों, उसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। कल हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी और मास दो ही का ट्रांसफर होता है। तो ओपन सिस्टम हम कहेंगे ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास दोनों चेंज होते हैं, उसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास कांस्टेंट न हो। एनर्जी और मास क्या हो? कांस्टेंट न हो, तो उसे हम कहेंगे ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने वाटर को फिल कर दिया है, नीचे से हम इसको हीट दे रहे हैं। तो जब हम हीट देंगे और हमारी यह बाउंड्री है, तो यह जो हमारी बाउंड्री है कंडक्टर है, यहाँ जब यह हीट देंगे तो जो वाटर का मास है वेपर बन के कुछ चेंज होगा, इस परिवर्तित हो जाएगा, यह मास वेपर में परिवर्तित हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जो हमारी कंडक्टर बाउंड्री है, इससे एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। तो इसमें एनर्जी और मास दोनों कांस्टेंट नहीं है, चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, परिवर्तित होंगे। तो इसे हम कहेंगे ओपन सिस्टम। एक और चीज, ओपन सिस्टम में हमेशा ओपन सिस्टम में प्रेशर लाइट नहीं है, लाइट किसी कारणवश अगर डिसमिस होता है तो स्लो कर दीजिएगा, बंद कर दीजिए। ओपन सिस्टम में प्रेशर हमेशा स्थिर रहता है। ओपन सिस्टम में जो प्रेशर होता है वह हमेशा स्थिर रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखे रहिएगा कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रेशर स्थिर रहता है। तो ओपन सिस्टम में प्रेशर स्थिर रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी का चेंज तो होगा, एनर्जी चेंज होगा, परंतु मास चेंज नहीं होगा। इसमें एनर्जी का चेंज होगा
लेकिन मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसे सिस्टम को कहेंगे क्लोज सिस्टम। कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ऐसा सिस्टम जिसमें मास कांस्टेंट हो, मास कांस्टेंट हो परंतु एनर्जी कांस्टेंट न हो। ऐसा सिस्टम जिसमें मास कांस्टेंट हो बट एनर्जी कांस्टेंट न हो, तो इस प्रकार के सिस्टम को कहते हैं क्लोज सिस्टम। दूसरी चीज, क्लोज सिस्टम में वॉल्यूम स्थिर होता है। इस चीज को याद रखिएगा, क्लोज सिस्टम में वॉल्यूम स्थिर होता है और ओपन सिस्टम में प्रेशर स्थिर होता है। तो क्लोज सिस्टम कैसे, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल देखते हैं। ऐसा सिस्टम हम लोग देखेंगे, क्लोज सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी कांस्टेंट न हो बट मास कांस्टेंट हो। मास क्या हो, कांस्टेंट हो। तो सपोज करते हैं कि हमने एक कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर है, इसमें हमने वाटर को फिल कर दिया है। हमारी जो बाउंड्री है वह कंडक्टर है। कंडक्टर कहने का मतलब यहाँ पे डायाथर्मिक है, कंडक्टर कहिए या डायाथर्मिक। और जब हम इसको हीट देंगे तो देखिए सीधी सी बात, हीट देंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल मोशन में आएंगे, बट ऊपर से हमारी जो सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम है, तो इसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इट मीन्स मास जो है यह क्या है, कांस्टेंट है। मास क्या है, कांस्टेंट है, कोई परिवर्तन नहीं होगा मास में। तो हम जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि मास जो हमारा है वह कांस्टेंट है। बट जो बाउंड्री है वह कंडक्टर है, और जब कंडक्टर है तो आसानी से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, एनर्जी में इसकी एनर्जी में परिवर्तन होंगे। और यह जब एनर्जी कांस्टेंट ना हो यानी एनर्जी में परिवर्तन हो और मास कांस्टेंट हो, तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। इस प्रकार के सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। इसके बाद से एक इंपॉर्टेंट बात आती है, सबसे बड़ी बात, कल हमने आपको एक बात बताए थे कि वर्क और हीट, कल हमने आपको बताया था कि वर्क और हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के दो मोड हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के दो मोड हैं, वर्क और हीट। तो एक प्रकार से हमने यहाँ पे तो देख लिया कि क्लोज सिस्टम में हीट के द्वारा। अब एक एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हमने एक क्लोज वेसल लिया, इसमें हमने मैटर को फिल कर दिया, सपोज कर लेते हैं वाटर हमने इसमें भर दिया। अब यहाँ पे जो बात है, हमने बाउंड्री को इंसुलेटर कर दिया। हमारी जो बाउंड्री हुई क्या हुई, इंसुलेटर। इंसुलेटर कहने का मतलब एडियाबैटिक। इंसुलेटर, हमारी बाउंड्री इंसुलेटर हो गई। और जब हम इसको हीट करेंगे और ऊपर से हमने यहाँ पे लगा दिया है एक पिस्टन, ऊपर से हमने लगा दिया एक पिस्टन, तो जाहिर सी बात है आप जब इसको हीट देंगे तो यह जो वाटर के मॉलिक्यूल है वह मोशन में आएंगे, मोशन करेंगे और ऊपर की तरफ। बट यहाँ पे हमने क्लोज सिस्टम लिया है तो इसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी मास जो है वह क्या है, कांस्टेंट है। पहली कंडीशन फॉलो। बट हमारी जो बाउंड्री है इंसुलेटर है, और आप जानते हैं, हम जानते हैं कि इंसुलेटर के द्वारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट ना हो, बट यहाँ पे जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, हाँ यहाँ से तो इसके बाउंड्री की वजह से तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, यानी हीट मोड से एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। बट सेकेंड मोड हमारा है वर्क, उसके हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। हमने पिस्टन लगाया है,
पिस्टन को जब प्रेशराइज करेंगे, पिस्टन पे हम दाब डालेंगे, तो जब पिस्टन पे दाब डालेंगे या वाटर के मॉलिक्यूलों के द्वारा पिस्टन पे दाब लगाया जाएगा, तो उस समय एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी में चेंज होगा, और एनर्जी चेंज होगा वर्क मोड के थ्रू, और वहां पे एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहा। बहुत से लोग इसको कह देते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के दो मोड होते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड वर्क एंड सेकेंड इज कॉल्ड हीट। हमने क्लोज सिस्टम लिया, क्लोज वेसल लिया, इंसुलेटर बाउंड्री लगा दी, ऊपर एक पिस्टन लगा दी, जब हीट करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल मोशन में आएंगे, और मोशन में आएंगे तो ऊपर की तरफ भागेंगे, बट हमारी जो सिस्टम है क्लोज है, तो उसके मास में कोई चेंज नहीं होगा, इट मींस मास कांस्टेंट रहेगा। बाउंड्री इंसुलेटर है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बट पिस्टन लगाए हैं तो पिस्टन की वजह से उस पर वर्क होगा, या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगे या वाटर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा प्रेशर लगे, तो उस स्थिति में एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और इस प्रकार से यह सिस्टम क्लोज सिस्टम होगा। क्लोज सिस्टम में वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है, वह स्थिर होता है, इस चीज को याद रखिएगा। अब लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का सीधा मतलब है ऐसा सिस्टम जहां पे मास और एनर्जी दो ही चीज का बात करना है, दो ही चीज ट्रांसफर होती है। कल हम बताए थे सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन मास और एनर्जी दो ही चीज क्या होती है, ट्रांसफर होती है, इंटरचेंज होती है। तो मास और एनर्जी, ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों कांस्टेंट हो, दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो। बहुत सीधी सी बात है कि मास और एनर्जी कांस्टेंट होने का अभिप्राय यह है कि मास भी चेंजेबल ना हो और एनर्जी भी चेंजेबल ना हो, यानी मास और एनर्जी कोई भी अपना इंटरचेंज न करे, ट्रांसफर न हो, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए वास्तव में आइसोलेटेड सिस्टम इज अ हाइपोथेटिकल केस, हाइपोथेटिकल केस। सही मायने में देखा जाए तो यह एक आइडियल केस होती है, हाइपोथेटिकल केस होती है। ऐसा संभव नहीं है, हाँ कुछ ऐसा संभव नहीं है कि कोई सिस्टम मास और एनर्जी दोनों कांस्टेंट रख ले, यानी किसी का परिवर्तन न करे, किसी का चेंज न करे, लेकिन हाँ कुछ समय के लिए ऐसा होता है आइसोलेटेड सिस्टम में कि वह मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर नहीं करता है। जैसे आप घरों में देखे होंगे कि थर्मस आती है, स्टेनलेस स्टील वाली जो थर्मस रहती है, जिसमें हम गर्म पानी करके रख देते हैं, चाय रख देते हैं, तो वह कुछ समयों तक, कुछ घंटों तक एनर्जी और मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता है, बट यह कुछ समय के लिए होता है। जब भी ज़्यादा समय बीतेगा वह अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, एनर्जी में अपने चेंज करेगा, परिवर्तन करेगा, और इस प्रकार से सिस्टम हाइपोथेटिकल की तरफ, आइडियल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कहने का सीधा मतलब है कि आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों कांस्टेंट हो, इट मींस किसी का भी चेंज न हो, ट्रांसफॉर्मेशन न हो। तो वास्तव में देखा जाए तो ऐसा कोई सिस्टम काफी समय के लिए नहीं है, इसीलिए आइसोलेटेड सिस्टम को कहते हैं कि एक हाइपोथेटिकल केस होती है, आइडियल केस होती है। हाँ कुछ समय के लिए आप क्लास में देखे होंगे जो स्टेनलेस स्टील आती है, उसमें हम अगर चाय या पानी, गर्म पानी रख देते हैं तो कुछ समय तक वह गर्म रहता है, यानी अपने एनर्जी या मास का चेंज नहीं करता है, लेकिन कुछ समय बाद वह भी एनर्जी अपनी लूज करता है। तो इस प्रकार से यह रहा आइसोलेटेड सिस्टम। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिस्टम को डिस्कस कर लिया। दो इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है इस चीज को कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रेशर स्थिर रहता है, तो कौन सा सिस्टम है, ओपन सिस्टम। दूसरा कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें आयतन स्थिर रहता है, तो क्लोज सिस्टम। दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग अगला प्रॉपर्टीज, अगला टॉपिक जो हमारा है
प्रॉपर्टीज। तो आइए समझते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किसी भी चीज का प्रॉपर्टी देखने के लिए कोई बेस होना जरूरी है। किसी भी चीज की प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो कोई बेस होना जरूरी है। किस बेस पे प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में तीन बेसों पे हम लोग प्रॉपर्टी को देखेंगे। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ path, and third, on the basis of size of system, on the basis of size of system। तीन बेसों पे हम लोग प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, and third is on the basis of size of system। On the basis of thermodynamics, थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर प्रॉपर्टी को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, सेकेंड इज कॉल्ड नॉन थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ पाथ के आधार पे हम लोग प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। इसको भी दो पार्ट में, पहला पाथ डिपेंडेंट एंड सेकेंड पाथ इंडिपेंडेंट। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सिस्टम के आधार पे हम लोग भी दो पार्ट में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी को। फर्स्ट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव एंड सेकेंड इज कॉल्ड इनटेंसिव। गौर से देख लीजिए इस चीज को, ध्यान से देख लीजिए कि प्रॉपर्टी को हम लोग तीन आधारों पे डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे प्रॉपर्टी को दो भागों में डिवाइड किया हमने, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी और नॉन थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज जो थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिफाइन करने के लिए हो। ऐसी प्रॉपर्टीज जो थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिफाइन करती हो, ऐसे प्रॉपर्टीज को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। नॉन थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जो स्टेट डिफाइन न करती हो, जैसे हीट, वर्क। नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं। इन सब पैरामीटर्स को थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। सो इट्स कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। बट हीट एंड वर्क दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको नॉन थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज कहते हैं, क्योंकि ये स्टेट डिफाइन करने के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं। छोटी सी बात थी, इसको समझ लिया हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस चीज को याद रखिएगा, बोर्ड छोटा है तो। सेकेंड डिस्कस करेंगे। सेकेंड हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। ऑन द बेसिस ऑफ पाथ के आधार पे हम लोग दो भागों में बांटे, पाथ डिपेंडेंट एंड सेकेंड इज कॉल्ड पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ डिपेंड यानी जो पाथ पर डिपेंड हो, इट मींस इसको कह सकते हैं पाथ फंक्शन।
इसी को कहते हैं पाथ फंक्शन। पाथ इंडिपेंडेंट यानी इसको कह सकते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, दो चीजों को हमने देखा। पाथ फंक्शन, पहला हमने पाथ के आधार पर जब डिवाइड किया तो दो चीजें हमको मिली। एक को हमने कहा पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, और दूसरे को कहा स्टेट फंक्शन। यानी पाथ डिपेंडेंट है पाथ फंक्शन, जो पाथ इंडिपेंडेंट है उसी को हम नाम स्टेट फंक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, दोनों को डिस्कस करते हैं। पाथ फंक्शंस नाम से स्पष्ट, ऐसा फंक्शंस जो पाथ पर निर्भर हो, ऐसा फंक्शंस जो पाथ पर निर्भर हो, पाथ पर डिपेंड हो, वैसे फंक्शंस को कहते हैं पाथ फंक्शंस। तो याद रखिए थर्मोडायनेमिक्स में दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन्हें हम पाथ फंक्शंस कहते हैं। वो क्या क्या है? हीट एंड वर्क, यानी हीट और वर्क, यानी Q हो गया और वर्क W। तो Q और W दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो पाथ फंक्शंस होते हैं, क्योंकि यह पाथ पर निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं? पाथ पर निर्भर करते हैं। स्टेट फंक्शन किसे कहेंगे? स्टेट फंक्शन ऐसा फंक्शन जो स्टेट पर निर्भर हो, यानी स्टेट यानी जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड हो, यानी वो पाथ पर डिपेंड नहीं हो, केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट हो, उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो Q और W को छोड़ के बाकी जो भी पैरामीटर्स होते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब के सब स्टेट फंक्शंस होते हैं। तो Q और W केवल पाथ फंक्शंस होते हैं, बाकी सब के सब पैरामीटर स्टेट फंक्शंस होते हैं। एक बार और सुन लीजिए, पाथ फंक्शंस ऐसे फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड हो, मार्ग पे डिपेंड हो, उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट से कोई मतलब नहीं, पाथ पे डिपेंडेंट हो, उसे हम कहते हैं पाथ फंक्शन। और ऐसे फंक्शन जो स्टेट पे डिपेंडेंट हो, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट हो, इसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शंस। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, सीधी सी बात है। सपोज कीजिए कि हम यहाँ से चल के यहाँ से यहाँ पे आए, और कोई डायरेक्ट यहाँ से चल के यहाँ पे जाए। हमें स्टेट फंक्शन में मार्ग से मतलब नहीं है, पाथ से मतलब, हमें मतलब केवल इनिशियल स्टेट से और फाइनल स्टेट से। तो इस प्रकार के फंक्शंस को कहते हैं स्टेट फंक्शंस। तीसरी प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सिस्टम, size of system on the basis of size of system, on the basis of size of system हम लोगों ने प्रॉपर्टी को दो पार्ट में बांटा। एक को कहा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरे को इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पहले को हमने कहा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरे को कहा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत छोटी चीज है, बट थोड़ा सा आप ध्यान दें इस बात को समझने में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, E फॉर एक्सटेंसिव और E फॉर एक्सटर्नल। E फॉर एक्सटेंसिव, E फॉर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हो क्या सकता है? एक्सटर्नल कहने का मतलब है अमाउंट या क्वांटिटी, अमाउंट या क्वांटिटी, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंडेंट हो, उसके अमाउंट पे डिपेंडेंट हो, उसके पाथ पे, मैकेनिज्म पे, इस पे कोई डिपेंडेंट ना हो, तो उसे हम कहते हैं, उसके मैकेनिज्म पे डिपेंडेंट ना हो, केवल अमाउंट पे डिपेंडेंट हो, तो उसे हम कहते हैं
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव, आई फॉर इंटेंसिव, आई फॉर इंटरनल, आई फॉर इंटेंसिव, आई फॉर इंटरनल। इंटरनल क्या होती है, हमारा इंटरनल क्या है, नेचर मेरा इंटरनल है, यानी क्वालिटी, क्वालिटी या नेचर, क्वालिटी या नेचर, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वालिटी पे डिपेंडेंट हो, नेचर पे डिपेंडेंट हो, इस प्रकार की प्रॉपर्टी को कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सीधी सी बात है, कहने का सीधा मतलब समझते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में दो टेबल बनाते हैं यहाँ पे, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, सेकेंड है हमारा इंटेंसिव। दो टेबल बनाया, एक एक्सटेंसिव एंड सेकेंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव को हमने देखा कि ई फॉर एक्सटेंसिव, ई फॉर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल हो क्या सकता है, अमाउंट हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है। तो जो अमाउंट या क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हो वह एक्सटेंसिव, और जो नेचर या क्वालिटी पर डिपेंडेंट हो उसे इंटेंसिव। एक्सटेंसिव जैसे वॉल्यूम, आयतन हो गया, मास, द्रव्यमान, अमाउंट पे निर्भर करेगा, वॉल्यूम, मास एंड हीट। हीट और हीट के जो भी फॉर्म है वह एंथैल्पी हो, एंट्रोपी हो, गिव्स फ्री एनर्जी हो, गिव्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी हो। अगला मोल हो सकता है आपका। ये सब मास डिपेंडेंट, ये सब जो है अमाउंट पे डिपेंडेंट होती हैं, क्वांटिटी पे डिपेंडेबल होती हैं। इस कारण इन सब पैरामीटर्स को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है इंटेंसिव। इंटेंसिव में देखिए प्रेशर, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक हीट, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, पीएच, मोलर, एंट्रोपी, मोलर एंथैल्पी, ये सब के सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। कोई दिक्कत? इतना आप जान गए। ऐसे प्रॉपर्टी, ऐसे जो अमाउंट या क्वांटिटी पे डिपेंड हो, ऐसे पैरामीटर जो अमाउंट या क्वांटिटी पे डिपेंड हो उसे एक्सटेंसिव। याद करने के लिए ई फॉर एक्सटेंसिव, ई फॉर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या हो सकता है, अमाउंट हो सकती है, यानी जो एक्सटर्नल है अमाउंट, अमाउंट पे डिपेंडेंट है एक्सटेंसिव। आई फॉर इंटेंसिव, आई फॉर इंटरनल, इंटरनल क्या है, नेचर, जो नेचर डिपेंडेंट हो उसे इंटेंसिव। एक्सटेंसिव में वॉल्यूम अमाउंट पे निर्भर करेगा, मास अमाउंट पे निर्भर करेगा, हीट की कोई भी फॉर्म होगी वो अमाउंट पे निर्भर करेगी। इंटेंसिव में प्रेशर, टेम्परेचर। कैसे, अब इंटेंसिव का डिस्कस करते हैं, इसमें तो कुछ ज्यादा खास बात नहीं। प्रेशर कैसे इंटेंसिव लोग नहीं समझ पाते। जनरली देखिए, इस कमरे का प्रेशर, जितना इस कमरे का प्रेशर होगा, इस दीवार पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, उस दीवार के किसी एक छोटे से भाग को अगर हम लेते हैं तो भी उस पर उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अमाउंट पे निर्भर नहीं है, प्रेशर लग रहा है तो या पूरे दीवार पे जो प्रेशर लग रहा है वह, या उसके किसी पार्ट पे प्रेशर लग रहा है वह, दोनों समान है। उसी प्रकार टेम्परेचर,
टेम्परेचर, इस पूरे कमरे का टेम्परेचर देखा जाए, या ये कमरा हो गया, सपोज कर लीजिए कमरा हो गया, इस पूरे कमरे का टेम्परेचर देखा जाए या इसके एक छोटे से भाग का टेम्परेचर देखा जाए, हमेशा इक्वल होगा। यानी यह अमाउंट पे निर्भर नहीं कर रहा है, उसके नेचर पे, कि अगर टेम्परेचर है तो पूरे कमरे का टेम्परेचर समान है। यानी टेम्परेचर क्या हो गया, इंटेंसिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना है उसमें चाहे आप वाटर अधिक भरें चाहे कम भरें, उससे मतलब नहीं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना है उतना रहेगा। कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेशन समझ लीजिए, जैसे आप सपोज कर लिए शरबत आपने बनाया, शरबत अगर आपने बना लिया तो उसकी कंसंट्रेशन समान हो गई, चाहे आप थोड़ा सा एक चम्मच देखेंगे तो उसका जो उसकी जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार आपने चीनी और पानी को मिलाया तो हर तरह से वह एक समान मिल गया है, यानी उसकी थोड़ा सा उठाएंगे तो मिठास वही रहेगी, और उससे थोड़ा एक चम्मच और ज़्यादा लेंगे तो मिठास में कोई अंतर, हाँ, तो एक समान जो उसका पूरा वाटर और शुगर को आपने जब शरबत बना दिया, शरबत की सारी जो पूरा वह एक समान मिल गया, एक समान हो गया, चाहे एक चम्मच लीजिए चाहे एक गिलास लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसके मात्रा पे डिपेंडेंट नहीं होगा। स्पेसिफिक हीट जो है ये भी क्या है, इंटेंसिव होती है। मोलरिटी, इंटेंसिव, मोलरिटी, नॉर्मलिटी। अब देखिए आइए डिस्कस करते हैं कैसे होता है, कुछ चीजों को देख लेते हैं। मोलरिटी जो है, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, पीएच, मोलर, एंट्रोपी, ये सब। पीएच कैसे इंटेंसिव है, तो पीएच इक्वल टू माइनस log मोलर कंसंट्रेशन H प्लस, यानी H यह क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या है, इंटेंसिव। जब कंसंट्रेशन इंटेंसिव तो पीएच भी क्या होगा, इंटेंसिव। कोई पूछे पीएच इंटेंसिव कैसे है, तो पीएच इक्वल टू माइनस log मोलर कंसंट्रेशन H प्लस, और यह कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इंटेंसिव तो पीएच भी क्या होगा, इंटेंसिव। एक नोट उसके बाद से और डिस्कस करते हैं इंटेंसिव। नोट यह है कि एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, यानी दो एक्सटेंसिव पैरामीटरों का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है, हमेशा इंटेंसिव होता है। यानी एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इक्वल टू इंटेंसिव, कोई भी पैरामीटर, दो ऐसे पैरामीटर दोनों एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव होता है। जैसे मोलरिटी m इक्वल टू n अपॉन W। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एक्सटेंसिव है, वेट क्या है, एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, और एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव का रेशियो क्या होगा, इंटेंसिव। यानी किसी भी दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है। इसी के आधार पे आप समझ लीजिए नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ये दो मोलरिटी और नॉर्मलिटी दो एक्सटेंसिव पैरामीटर के रेशियो हैं, इसी कारण ये इंटेंसिव है। दूसरी चीज हमने कहा, एक और बात बच्चे नहीं समझ पाते हैं, मोलर एंट्रोपी या मोलर एंथैल्पी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। कैसे, तो मोलर एंट्रोपी कहने का मतलब है, मोलर एंट्रोपी इक्वल टू, आप लिख सकते हैं सीधी सी बात, मोलर एंट्रोपी मींस क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एंट्रोपी, यहाँ पे इसे लिख देते हैं मोल्स, एंट्रोपी, मोल्स क्या है, एक्सटेंसिव, एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का रेशियो क्या होगा, इंटेंसिव। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यानी कहने का सीधा मतलब है किसी भी पैरामीटर्स के आगे मोलर लग गया, यानी मोलर एंट्रोपी, मोलर एंथैल्पी, तो
उसका जब रेशियो देखेंगे तो वह दोनों एक्सटेंसिव होगा, यानी जैसे मोलर एंट्रोपिक हमने देखा, मोल्स भी क्या है एक्सटेंसिव, एंट्रोपी भी क्या है एक्सटेंसिव, और दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा होता है इंटेंसिव। पीएच आप समझ ही लिए, प्रेशर समझ ही गए कैसे इंटेंसिव है कि इस कमरे का जो भी प्रेशर है वह या तो पूरे कमरे का प्रेशर देखा जाए या उसके एक भाग का प्रेशर देखा जाए, वह हमेशा समान होता है, ये अमाउंट पे निर्भर नहीं करता है। टेम्परेचर इंटेंसिव कैसे, इस पूरे कमरे का टेम्परेचर देखिए या उसके एक छोटे से भाग का टेम्परेचर देखिए, हमेशा बराबर। कंसंट्रेशन, या अब अगर आप कंसंट्रेशन जो भी बनाए हैं, आप जिस भी मोलरिटी या नॉर्मेलिटी से आपने कंसंट्रेशन बनाया है, वह सबका पूरे सॉल्यूशन का वह कंसंट्रेशन समान होगा। पीएच इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में कई बार पूछा है पीएच क्या है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। पीएच इक्वल टू माइनस लाख, मोलर कंसंट्रेशन H प्लस, कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन इंटेंसिव तो पीएच भी इंटेंसिव। कोई भी स्पेसिफिक हीट है तो स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव होता है। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये जो होते हैं इनका रेशियो जो होता है वह एक्सटेंसिव अपान एक्सटेंसिव होता है, और आपको स्टार बताया गया कि एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव होता है, इसी कारण मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी ये सब इंटेंसिव होते हैं। मोलर एंट्रोपी, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एंट्रोपी, नंबर ऑफ आर मोल्स क्या है एक्सटेंसिव, और एंट्रोपी क्या एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव का रेशियो क्या हुआ इंटेंसिव। आशा करते हैं काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं थर्मो डी इक्विलिब्रियम। थर्मो डी इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप्स। एक को कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम,